हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्वेश्चंस को कवर किया है। आई होप आपको अच्छे लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इंक्लूड्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या इंक्लूड किया जाता है। इसमें करंट अकाउंट भी आता है, मॉनेटरी अकाउंट भी आता है, कैपिटल अकाउंट भी आता है। तो आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव। अब देख लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। Balance of payment is a statement or record of all monetary and economic transactions made between a company and the rest of the world within a definite period। देखिए यहाँ से क्या मतलब निकल के आता है। जब किसी देश की गवर्नमेंट या फिर इंडिविजुअल किसी अदर कंट्री के साथ में, अदर अदर कंट्री के कौन, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल, इनके साथ में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनका रिकॉर्ड रखने के लिए एक स्टेटमेंट रेडी की जाती है। उसी को ही बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें क्या आता है, ऑल मॉनेटरी एंड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आती हैं और ये एक डेफिनेट पीरियड के लिए होती हैं, चाहे एक साल हो या फिर क्वार्टरली रेडी की जाए। ठीक है। दीज रिकॉर्ड्स इंक्लूडेड ट्रांजैक्शंस मेड बाय इंडिविजुअल्स, कंपनीज और गवर्नमेंट, कोई भी हो सकता है। और इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन से हैं? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल को आप मॉनेटरी अकाउंट भी बोल सकते हो। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया? डी। ओके। नेक्स्ट है, करंट अकाउंट इंक्लूड्स। करंट अकाउंट में क्या इंक्लूड होता है, उससे पहले देखते हैं कि अकाउंट होता क्या है। बीओपी में 2 अकाउंट बनते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट भी फर्दर 2 कैटेगरी है इसकी, एक है विजिबल, एक है इनविजिबल। विजिबल में क्या आता है, जिसको आप देख सकते हो। इनविजिबल जिसको आप देख नहीं सकते। विजिबल में हम देख किसको सकते हैं, जैसे कि गुड्स हैं, अगर गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है तो उन्हें हम देख सकते हैं, उनकी जो रिकॉर्डिंग की जाएगी वो विजिबल आइटम्स कहलाएंगी। अब आती है इनविजिबल। इनविजिबल में 3 आती हैं, एक आती है फैक्टर सर्विसेज, फिर आती है नॉन फैक्टर सर्विसेज, फिर आती है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। देखिए फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं, फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शन के फैक्टर, जैसे मैन, मशीन, मटेरियल, उनके लिए जैसे रेंट, सैलरी, प्रॉफिट, ये क्या है, फैक्टर सर्विसेज में आती हैं। फिर आता है नॉन फैक्टर सर्विसेज, जैसे कि शिपिंग है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है। ये क्या है, सर्विसेज जिनको आप देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हो और उनके रिजल्ट देख सकते हो। तो ये होती हैं नॉन फैक्टर सर्विसेज। यूनिलेटरल ट्रांसफर में क्या आता है, जो एक तरफा होती है, मीन्स इसके रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलता है, ये एक तरफ से की जाती हैं, जैसे कि गिफ्ट्स देना या डोनेशन हो गया, पेंशन हो गई, ग्रांट हो गई। तो ये सब क्या है, यूनिलेटरल। जैसे हमारी गवर्नमेंट देती है, हमें ग्रांट देती है या फिर पेंशन देती है, तो ये क्या है, यूनिलेटरल ट्रांसफर है। ठीक है। उसके बाद आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, एक्सटर्नल असिस्टेंस, जैसे किसी अदर कंट्री से कोई भी असिस्टेंस मिलती है या हमारी गवर्नमेंट बोरो करती है, तो वो एक्सटर्नल असिस्टेंस हो गया। कमर्शियल बोरोइंग क्या हो गई, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पैसा उठाया जा रहा है तो वो कमर्शियल बोरोइंग में आता है। फिर आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम एफडीआई, एफपीआई एक्सेट्रा को इंक्लूड करते हैं। फिर आता है नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स, अगर किसी अदर कंट्री के पर्सन हमारी कंट्री में आकर के डिपॉजिट करते हैं तो वो नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स में आता है। तो ये सब किस में इंक्लूड किया जाता है, कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड किया जाता है। इसके साथ ही एक और अकाउंट भी देखने को मिलता है, वो है एरर एंड ओमिशन अकाउंट। इसको हिंदी में बोलते हैं भूल एंड चूक का अकाउंट। मतलब अगर कोई गलती से थोड़ी सी कोई कमी रह गई है तो इसकी वजह से बैलेंस करके, इक्वल करके अकाउंट को बंद किया जाता है। इसको आप स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी नाम भी देते हो। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है डिफरेंस, मतलब अगर थोड़ा सा कोई भी डिफरेंस आ गया है तो आप इस अकाउंट में डालकर उसे कंप्लीट करके दिखा सकते हो। तो ये अकाउंट भी रहता है वहाँ पर। ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पूछा था कि करंट अकाउंट में क्या इंक्लूड होता है। अभी हमने देखा करंट अकाउंट में 3 चीजें आती हैं, एक आती है विजिबल, एक आती है इनविजिबल। इनविजिबल में ही हम डालते हैं प्लस में यूनिलेटरल। तो आप इस तरह से याद रखेंगे, ये 3 चीजें आती हैं इसमें। ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पूछा है कि ट्रेड ऑफ गुड्स भी आती है इसमें, बिल्कुल आती है, वो है विजिबल। फिर है ट्रेड ऑफ सर्विसेज जो कि है इनविजिबल, और थर्ड वन क्या है, यूनिलेटरल। तो इसका मतलब क्या आता है, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल अभी हमें पता कि ये एक तरफा होती है। ठीक है। अभी देखिए, अगर कोई गिफ्ट दे रहा है तो ये भी एक तरफा है, पेंशन मिल रही है, एक तरफा है। उसके बाद में अगर कोई भी आपका रिलेटिव किसी दूसरे देश में रहता है और वहां से आपके लिए कोई मनी भेजता है तो उसको आप रिमिटेंस बोलते हो। तो इस तरह से ये भी एक तरफ से की जाती है, इसके बदले में कोई रिटर्न नहीं जा रहा होता। तो इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि नॉट पूछा था। ठीक है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न के मकसद से ही की जाती है।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये दो तरफा होती है और ये सभी क्या है, यूनिलेटरल है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, सी। ओके, मूव टू नेक्स्ट। द रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर गुड्स, यहाँ पर देखिए गुड्स बोला है, एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड आर रिकॉर्डेड इन। अगर गुड्स की एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को आपको रिकॉर्ड करना है तो आप कहाँ करते हो, ट्रेड अकाउंट में। इसका अदर नेम है बैलेंस ऑफ ट्रेड। देख लीजिए क्या होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसको हम ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं, रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ कंट्रीज इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ओवर ए गिवन पीरियड, टाइम पीरियड। देखिए अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस को हम देखेंगे तो उसको बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। यहाँ पर गुड्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मीन्स विजिबल गुड्स को इंक्लूड किया जाता है। ये तीन तरह का हो सकता है, ये इक्वल भी हो सकता है और सरप्लस का भी हो सकता है। सरप्लस को हम पॉजिटिव भी बोल सकते हैं और फेवरेबल भी बोल सकते हैं। ये नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव को हम डेफिसिट भी बोल सकते हैं और अनफेवरेबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो तीन तरह का कौन सा हो गया, एक इक्वल वाला, एक प्लस या सरप्लस, और सेकंड क्या हो गया, माइनस का या नेगेटिव का या डेफिसिट का। ठीक है, तो अगर ये इक्वल होगा तो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इक्वल रहेंगे। ठीक है, और अगर ये सरप्लस का होगा तो हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे इंपोर्ट से, और अगर ये डेफिसिट का होगा तो एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे और इंपोर्ट बढ़ जाएंगे। इंपोर्ट बढ़ने का मतलब है हम बाहर से ज़्यादा सामान ला रहे हैं और उसके लिए हमें पेमेंट करनी पड़ रही है, और एक्सपोर्ट का मतलब है हम बाहर अपना सामान ज़्यादा भेज रहे हैं और उसके बदले में हमें पेमेंट मिल रही है। ठीक है, तो ये सरप्लस एंड डेफिसिट भी हो सकता है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या था हमारा आंसर, ट्रेड अकाउंट। यहाँ पूछा था गुड्स की एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कहाँ आती है, ट्रेड अकाउंट में आती है। ओके, आगे देख लेते हैं, द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ ए कंट्री इंक्लूड। बीओपी में क्या इंक्लूड कर सकते हैं, ऑफिशियल ट्रांसफर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अभी हमने देखा बिल्कुल हम इसको डाल सकते हैं। फिर आता है स्मगलिंग ट्रांजेक्शन, नहीं ये इलीगल वर्क है, ये नहीं आता। उसके बाद लोन्स एंड एड्स बिल्कुल आती हैं, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, ए एंड सी। ठीक है, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज कॉल्ड ट्रेड इन। देखिए यहाँ बोला है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज क्या होती हैं, इनविजिबल होती हैं। ठीक है, और इनविजिबल गुड्स में ही आएंगी। अभी देखिए अगर इंश्योरेंस है या बैंकिंग है, आप इनकी सर्विसेज देते हो, इनको आप देख नहीं सकते, तो ये क्या हो गई, इनविजिबल गुड्स। उसके बाद है इन विच पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट विजिबल गुड्स आर रिकॉर्डेड। अभी हमने देखा करंट अकाउंट में कौन कौन से थे, विजिबल प्लस इनविजिबल, और उसी में ही जो एक और अलग से हम बोल सकते हैं यूनिलेटरल। तो अभी देखिए यहाँ पूछा है विजिबल गुड्स किस में आती है, तो विजिबल किस में आती है, करंट अकाउंट में। तो राइट आंसर क्या हो गया, करंट अकाउंट। आगे है इफ फॉरेन कंट्री एस्टेब्लिशेस अ फैक्ट्री इन इंडिया। अगर किसी फॉरेन कंट्री ने फैक्ट्री इंडिया में एस्टेब्लिश की है, दिस विल बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इन द सेक्शन। तो ये किस सेक्शन में आएगा, ना तो ये इनविजिबल बैलेंस है और ना ये विजिबल है। ठीक है, तो ये किस में आता है, कैपिटल अकाउंट में। अभी हमने देखा था जहां पर क्या है कि उसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी हमने देखी हैं, जहाँ पे एफडीआई एफपीआई आती है, तो वो किस में आती है, कैपिटल अकाउंट में आती है। तो हमारा राइट आंसर क्या है यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आगे देख लेते हैं, हु हेल्प्स कंट्री टू मीट डेफिसिट इन बीओपी। देखिए आईएमएफ क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो यही है, ये हेल्प करता है कंट्रीज की उनके बीओपी के डेफिसिट को ठीक करने में। आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक दो ट्विंस बोली जाती हैं। ये 1944 को जो ब्रिटेन वुड्स में कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां से इन दोनों का जन्म हुआ था। ठीक है, तो आईएमएफ का जो मेन मोटिव रहता है वो बीओपी के डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए, ठीक करने के लिए लोन और फाइनेंस प्रोवाइड करने का रहता है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो गया, आईएमएफ। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। अभी देख लेते हैं कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होता क्या है। देखिए सिचुएशन ऑफ बीओपी दो तरह की हो सकती है, इक्विलिब्रियम की हो सकती है और डिसइक्विलिब्रियम की हो सकती है। और अगर इक्विलिब्रियम की होगी तो हमें पता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इक्वल होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अभी हम पीछे बीओटी देख करके आए हैं, बीओटी भी यही था कि वो उसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम का भी हो सकता है, सरप्लस का भी हो सकता है और डेफिसिट का भी हो सकता है। बीओटी में क्या आता है, ओनली विजिबल आइटम्स आती है, मीन्स आप गुड्स को ही देखते हो। लेकिन बीओपी में क्या आता है, विजिबल इनविजिबल सभी आइटम्स इंक्लूड की जाती हैं, बीओपी में ही बीओटी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो बीओटी छोटा टर्म है और बीओपी बड़ा टर्म है।
तो इसीलिए बीओपी भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है, जिसमें क्या आता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इक्वल हो जाते हैं। डिसइक्विलिब्रियम में क्या होता है, यहाँ पर एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं, इसको आप फेवरेबल भी बोलते हो, सरप्लस भी बोलते हो। और एक हो सकता है डेफिसिट का। डेफिसिट में क्या होता है, एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं और इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाते हैं। एक और बात यहाँ क्लियर कर दूँ, वैसे अगर हम अकाउंटिंग टर्म्स में देखेंगे तो हमारा बीओपी ऑलवेज बैलेंस्ड रहता है, ठीक है, ये याद रखेंगे, ऑलवेज बैलेंस्ड रहता है। बट इन ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप ऑपरेटिंग टर्म में अगर इससे देखेंगे तो ये कभी भी बैलेंस्ड नहीं रहता। और हमारे इंडिया का बीओपी 1947 से ही डेफिसिट में चल रहा है, ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अभी देख लेते हैं यहाँ क्या पूछा था, यहाँ पूछा था व्हाट डू यू मीन बाय बीओपी डेफिसिट। डेफिसिट में क्या होता है, आपके इंपोर्ट ज़्यादा हो जाते हैं और एक्सपोर्ट कम होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, ए। अभी देख लेते हैं, लिखा भी है मैंने, अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट मीन्स द कंट्री इम्पोर्ट्स मोर। मोर देखिए क्या, गुड्स भी, सर्विसेज भी, कैपिटल मीन्स सब कुछ इंक्लूड होगा इसके अंदर। अगर गुड्स की बात की जाती तो ये क्या हो जाता, बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाता, ठीक है। इट मस्ट बोरो फ्रॉम अदर कंट्रीज टू पे फॉर इट्स इम्पोर्ट्स, हमें बोरो करना पड़ेगा और डेफिसिट में रहेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, ए। आगे देख लेते हैं, बीओपी ऑन कैपिटल अकाउंट डज नॉट इंक्लूड। ये पूछ रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो कैपिटल अकाउंट है उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है। देखिए बैलेंस ऑफ प्राइवेट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये बात कर रहा है एफडीआई की, तो एफडीआई तो उसमें इंक्लूड होता है। फिर बात कर रहा है गवर्नमेंट लोन्स टू फॉरेन गवर्नमेंट, ये बात कर रहा है फाइनेंशियल असिस्टेंस की, तो ये भी आता है। फिर आता है प्राइवेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये एफपीआई की बात कर रहा है, तो ये भी आता है। फिर कह रहा है कि गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स, ये हमने कहाँ देखा था, ये था हमारे करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में क्या होता है, एक यूनिलेटरल ट्रांसफर भी होती है, जहां पर क्या होता है, गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव्स भी देती है, सब्सिडीज भी देती है, पेंशन देती है, ग्रांट देती है, या डोनेशन भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो ये सब क्या था, हमारा करंट अकाउंट में आता है, कैपिटल में नहीं आता। तो यहाँ से राइट आंसर क्या बनता है, डी। ओके, आगे है द compilation and dissemination of BOP data is the prime responsibility of dash in India। मैंने पहले ही बता दिया है कि इंडिया में बीओपी को रेडी कौन करता है, आरबीआई करता है, या आप बोल सकते हो कंपाइलेशन ऑफ डाटा ऑफ बीओपी डन बाय आरबीआई। ओके, तो राइट आंसर क्या हो गया, आरबीआई। आगे देख लीजिए, ये मैंने परफॉर्मा दिया है, मीन्स बीओपी दिया है, जो हमारी आरबीआई निकालती है हर 3 महीने के बाद जो इशू करती है। तो ये वाला ओल्ड है, इसका न्यू वाला मैं टेलीग्राम पर दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। अभी आप एक बार इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि बीओपी में होता क्या है। देखिए करंट अकाउंट होता है सबसे पहले, और इसको सेकंड नंबर पे आप इसी के अंदर क्या इंक्लूड कर रहे हो, मर्केंडाइज। मर्केंडाइज का मतलब आता है विजिबल गुड्स, अभी हमने देखा था विजिबल, इनविजिबल एंड यूनिलेटरल, तो ये क्या है, मर्केंडाइज क्या है, विजिबल है। तो फर्स्ट विजिबल, फिर इनविजिबल, और इनविजिबल में ही बता रखा है सर्विसेज, ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, ये सब इनविजिबल हैं। उसके अंदर ही क्या है आगे, फिर ट्रांसफर्स भी हैं, ठीक है, इनकम भी इसी में आती है। तो इन सब का टोटल, सबसे पहले टोटल करंट अकाउंट आप इसको बोल सकते हो 1 और 2, यहाँ से ये दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से करंट अकाउंट का टोटल होने के बाद ये वर्टिकल बनता है, और देखिए उसके बाद क्या आता है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अभी हमने देखा था। फिर सेकंड नंबर पे क्या आता है, लोन्स आते हैं, लोन्स में कमर्शियल बोरोइंग्स भी हैं। उसके बाद आता है बैंकिंग कैपिटल। बैंकिंग कैपिटल का मतलब आप ये बोल सकते हो कि अगर किसी अदर कंट्री का, मीन्स फॉरेन बैंक है, वो आकर के हमारे इंडिया में अगर बैंक की कोई ब्रांच ओपन करता है तो वहाँ से भी हमें मिलता है पैसा, तो ये इसमें आता है, ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में आ गया। तो यहाँ से फिर रुपी, डेट सर्विसेज, अदर कैपिटल, तो यहाँ से आप टोटल कैपिटल ले लेते हो। उसके बाद क्या आता है, ये वर्टिकल है, ध्यान रखिएगा प्लीज़, ये यहाँ पे आ नहीं रहा था तो मैंने इसको साइड में लिख दिया। उसके बाद है फिर टोटल ऑफ कैपिटल अकाउंट, और फिर थर्ड ये देखिए एरर्स एंड ओमिशन, फिर यहाँ से आता है आपके पास ओवरऑल बैलेंस। उसी में फिर आगे क्या है, मॉनेटरी मूवमेंट, अभी हमने देखा था कि वहाँ पर करंट, कैपिटल एंड मॉनेटरी अकाउंट भी बनता है। तो मॉनेटरी में क्या आता है, आईएमएफ एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ओके, और ये ऑलवेज बैलेंस्ड होता है इन अकाउंटिंग टर्म्स, याद रखेंगे हम इसको, ठीक है। आगे देख लेते हैं, वट वुड कोज अ कंट्रीज एक्सचेंज रेट टू फॉल। ये कह रहा है कि कंट्री का जो एक्सचेंज रेट है वो कम हो रहा है, तो उसका रीज़न क्या है। देखिए अगर हमारे इंपोर्ट बढ़ेंगे, इंपोर्ट बढ़ने से क्या होगा,
हमें दूसरे देशों को पे ज़्यादा करना पड़ेगा और हमें फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ती है तो हमारे करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि एक्सचेंज रेट फॉल हो जाता है। तो ये बहुत बुरी बात है, लेकिन हमारे कंट्री में चल रहा है ये। तो बी, एन इंक्रीज डिमांड ऑफ इट्स इम्पोर्ट, इसकी वजह से क्या होगा, एक्सचेंज रेट फॉल कर जाएगा। ओके, आगे क्या है, विच टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी शुड बी यूज टू करेक्ट डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो डेफिसिट होता है इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी मेजर्स फॉलो करती है। एक जो इम्पोर्टेंट वाला है वो मॉनेटरी है और सेकंड वन है फिजिकल वाला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं। अभी हम मॉनेटरी का देख लेते हैं कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी में टू तरह के मेजर्स लिए जा सकते हैं, जिसमें क्या हो सकता है, एक लूज मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो किया जा सकता है और एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को। जो लूज मॉनेटरी पॉलिसी है उसका नाम है एक्सपेंशनरी और जो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है उसका नाम है कॉन्ट्रैक्शनरी। ठीक है, तो इसको बिल्कुल याद रखेंगे। उसके बाद इसको बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। लूज का मतलब होता है खुला छोड़ देना। तो यहाँ बोला जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा, रेट्स को एकदम लूज छोड़ दो, खुला छोड़ दो। खुला छोड़ने का मतलब कम कर दो बिल्कुल। अगर यहाँ पर रेट्स को कम कर दिया जाएगा तो यहाँ से कमर्शियल ब्रोइंग के पास पैसा ज़्यादा रहेगा। रेट का मतलब मैं यहाँ बोल रही हूँ CRR, SLR, बैंक रेट, समझ रहे हैं आप, तो ये वो है। अगर उनको कम कर देंगे तो कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा ज़्यादा रहेगा, और ज़्यादा रहेगा तो इसका मतलब वो पब्लिक को ज़्यादा दे पाएंगे, और अगर पब्लिक को वे ज़्यादा देंगे तो पब्लिक के हाथ में पैसा बढ़ गया, और पब्लिक के हाथ में पैसा बढ़ने से वो डिमांड को बढ़ाएंगे। और अगर डिमांड बढ़ी तो इसका मतलब हमारी सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा हो रही है, और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं, और प्राइसेस बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन आ जाता है। अगर इन्फ्लेशन आएगा तो अगर कीमतें बढ़ी हुई हैं तो आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, तो एक्सपोर्ट क्या हो गए हमारे, कम हो जाएंगे। तो ये सिचुएशन बुरी वाली है। और अगर डेफिसिट को ठीक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये आप यूज नहीं करोगे मेजर। सेकंड मेजर क्या आता है, कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें क्या बोलता है, टाइट कर दो, मीन्स रेट्स को बढ़ा दो। अगर रेट बढ़ा दिए तो कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा कम होगा देने के लिए, तो पब्लिक के पास अगर पैसा कम रहेगा तो वो डिमांड नहीं कर पाएंगे। अगर डिमांड नहीं करेंगे तो इसका मतलब सप्लाई बढ़ गई है और डिमांड कम हो गई है, और सप्लाई बढ़ने के कारण रेट कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। रेट कम होंगे तो इन्फ्लेशन डाउन हो गया, और अगर रेट्स कम हो गए तो आप उसको एक्सपोर्ट कर पाओगे। और दूसरी तरह से समझें तो अगर आप डिमांड नहीं कर रहे हो तो आपके पास काफ़ी मटेरियल पड़ा है तो आप उसको एक्सपोर्ट करोगे, बाहर भेजोगे माल, तो इससे क्या है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो अगर आपको डेफिसिट को ठीक करना है तो एक्सपोर्ट बढ़ाने पड़ेंगे, और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हम कौन सी पॉलिसी को अपनाएंगे, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी या फिर कॉन्ट्रैक्शनरी। ओके, तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाता है। हमारा आंसर क्या रहेगा, 1। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे है विच टाइप ऑफ फिजिकल पॉलिसी शुड बी यूज टू करेक्ट डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए बिल्कुल ऐसा ही फिजिकल पॉलिसी को भी देख लेते हैं कैसे। देखिए, ये इसके अंदर ये भी दो तरह की होती है, एक कॉन्ट्रैक्शनरी होती है और एक एक्सपेंशनरी होती है। देखिए क्या होता है, मैं इसमें सिर्फ एक ही चीज लेकर चल रही हूँ, एक्सपेंडिचर को। हमें पता है कि फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है, गवर्नमेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर को इंक्लूड किया जाता है। तो मैंने सिर्फ एक साइड ली एक्सपेंडिचर समझाने के लिए, ताकि ये इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप टैक्सेशन लेकर भी समझ सकते हो। देखिए, एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करके पब्लिक के हाथ में पैसा देगी, चाहे वो ग्रांट की फॉर्म में हो, सब्सिडी की फॉर्म में हो, या किसी भी तरह से हो। तो एक्सपेंडिचर करने से अगर गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है तो पब्लिक के हाथ में पैसा जाता है, कम करती है तो कम जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि कम करेगी कॉन्ट्रैक्शनरी में। अगर कम किया तो इनकम जनरेट नहीं होगी, जनता के पास में पैसा नहीं जाएगा। अगर उनके हाथ में पैसा नहीं है तो वो डिमांड नहीं करेंगे। सेम वही सिचुएशन, अगर डिमांड नहीं करेंगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, और सस्ती होने की वजह से आप क्या करोगे, फिर उसको एक्सपोर्ट करोगे, और अगर एक्सपोर्ट करोगे तो इससे आपका BOP का जो डेफिसिट है वो ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब फिजिकल पॉलिसी में भी कॉन्ट्रैक्शनरी को ही अपनाया जाएगा। फिर एक्सपेंशनरी इसकी अपोजिट हो गई। इसमें आप क्या करोगे, एक्सपेंडिचर नहीं करोगे, फिर इनकम भी नहीं जाएगी पब्लिक के पास में। अगर इनकम नहीं है तो वे डिमांड नहीं कर पाएंगे, और इन्फ्लेशन फिर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहे हो। एक्सपेंडिचर को बढ़ाने से पब्लिक के पास पैसा जाएगा और डिमांड भी बढ़ेगी और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, बट एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा।
ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका अपोजिट था, हमें ये समझना है। अब हमें ये बात याद रखनी है कि फिस्कल में भी और मॉनेटरी में भी क्या होता है, अगर आपको डेफिसिट को ठीक करना है तो आप कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी को ही अपनाते हो, चाहे वो फिस्कल है चाहे वो मॉनेटरी है। तो राइट आंसर क्या हो गया, 1। ओके, उसके बाद देख लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीजेज इफ। देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा कब बढ़ेगा, अगर गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा दे तो बढ़ जाएगा, नहीं, ये तो सिर्फ हमारे इंडिया की बात कर रहा है ना, इंडिया में हम टैक्सेस को बढ़ा देंगे तो इससे कैसे बढ़ेगा। फिर आता है एक्सपोर्ट्स इंक्रीज, अगर एक्सपोर्ट बढ़ा दिए जाए और इंपोर्ट सेम रहे, एक्सपोर्ट का मतलब है बाहर जाएगा मटेरियल तो पैसे आएंगे हमारे पास, तो बिल्कुल इससे रिजर्व आएगा हमारे पास, और इंपोर्ट अगर सेम रखेंगे तो ठीक रहेगा ये बिल्कुल। तो यहाँ पे इंपोर्ट इंक्रीज कर दिया जाए तो इससे नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या है, बी। ओके, उसके आगे है आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिकॉर्डेड ऑन द साइड। अभी हमने देखा था कि क्रेडिट साइड होती है एक होती है डेबिट साइड, और डेबिट में क्या होता है, व्हाट गोज आउट, और क्रेडिट में क्या होता है, व्हाट कम्स इन। अभी देखिए आउटफ्लो हो रहा है, मीन्स गोज आउट जा रहा है हमारे पास से, तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। ओके, उसके बाद है अ डैश इज एन ऑफिशियल लोअरिंग ऑफ वैल्यू ऑफ ए कंट्रीज करेंसी विद इन अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इन विच अ मॉनेटरी अथॉरिटी formally sets a lower exchange rate of national currency in relation to a foreign reference currency और currency basket। इसको क्या कहते हैं, इसको devaluation कहते हैं। देखिए इसको ध्यान से समझते हैं, ये भी क्या है, आपके बीओपी के डेफिसिट को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। ये आता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट अपने देश की करेंसी की वैल्यू को अदर करेंसी के कंपैरिजन में कम कर देती है। कम कैसे करती है, देखिए मान लीजिए पहले आपको 70 रुपीज में कोई चीज मिल रही थी, मीन्स आपका जो 70 रुपीज है वो $1 के इक्वल था। अब क्या किया, अगर इसकी वैल्यू कम कर दी तो अब वही $1 आपको 80 रुपीज में मिलेगा। इसका मतलब आपके लिए पैसे ये महंगा हो गया है। अगर आप कुछ इंपोर्ट करोगे तो उसके लिए आपको ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो आप इंपोर्ट नहीं करोगे, और हम यही चाहते थे कि इंपोर्ट ना करें। और यहाँ आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट करने पर अपना ध्यान दोगे, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से आपके पास मनी बढ़ेगी। तो इसका मतलब डीवैल्यूएशन एक ऐसी पॉलिसी आप कह सकते हो जिसमें क्या किया जाता है, करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया जाता है इन कंपैरिजन टू अदर करेंसी। ठीक है, इससे क्या होता है, आपके इंपोर्ट कम हो जाते हैं और एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, तो इससे हमारा बीओपी का डेफिसिट ठीक हो जाता है, तो इसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। और अगर इसका रिवर्स कर दिया जाए तो वो होता है रीवैल्यूएशन। अ चेंज इन द एक्सचेंज रेट मेकिंग द डोमेस्टिक करेंसी मोर एक्सपेंसिव इज कॉल्ड अ रीवैल्यूएशन। और अगर यहाँ पर फिक्स्ड एक्सचेंज की जगह अगर ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात कर रहा होता तो वहां पर हम बात करते डेप्रीशिएशन की। ठीक है, जो कि मार्केट कंडीशंस के कारण होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल मार्केट कंडीशन से फ्लेक्सिबिलेट होती है। ओके, आगे है व्हाट आर ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं देख लेते हैं। देखिए प्लीज फ्रेंड थोड़ा सा राइटिंग को देखकर एडजस्ट कर लीजिएगा, ये राइटिंग थोड़ा सा ऐसे ही है। देखिए क्या है ऑटोनोमस आइटम्स, इसमें क्या होता है, मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऑटोनोमस आइटम्स वो होती हैं जो हम यूँ बोल सकते हैं बिल्कुल इजी समझने के लिए खुद से होती हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। और जो ऑटोनोमस होती है उन्हें बैलेंस ऑफ पेमेंट से भी कोई मतलब नहीं होता है, वो अपने आप से होती रहती हैं। ठीक है, तो इनका जो मकसद होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, ये अपने आप से चल रही होती हैं। और कमोडिटी होती है, उसमें क्या होता है, इन्हें प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता है। और जो बीओपी में इम्बैलेंस आता है, सरप्लस या डेफिसिट आता है, वो इन्हीं की वजह से आता है, ऑटोनोमस की वजह से आता है। ठीक है, और जो बीओपी के बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए हम यूज करेंगे आइटम्स, वो आएंगी हमारी कमोडिटी में। ठीक है, उसके बाद ऑटोनोमस में क्या होता है, दीज आइटम टेक प्लेस ऑन बोथ करंट एंड कैपिटल, याद रखेंगे इस बात को। और कमोडिटी में क्या होता है, ओनली कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ऑटोनोमस में क्या आता है, दीज आइटम्स आर ऑल्सो नोन एज अबव द लाइन आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग बिलो द लाइन आइटम। अभी देखिए मैं इसको याद करने का तरीका बता रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हम भूल जाते हैं बार बार कि अबव द लाइन क्या होता है और बिलो द लाइन कौन से होती है। देखिए जो ऑटोनोमस होती हैं, ये अकाउंट जब हम रेडी कर रहे होते हैं तो ये ऊपर आती हैं बिल्कुल अकाउंट में। जब अकाउंट कंप्लीटली रेडी हो जाता है और वहां पे हमें लगता है कि कुछ डिफरेंस है, और उसे ठीक करने के लिए मीन्स बीओपी का जो डेफिसिट है या सरप्लस है उसको बैलेंस करने के लिए हमें अकोमोडेटिंग की नीड होती है। तो अकोमोडेटिंग नीचे
हम वर्किंग नोट में बोल सकते हैं। अगर हमें कोई चेंज करना होता है तो हम नोट में करते हैं ना, तो हम यूं याद रखेंगे कि जब हमारा अकाउंट प्रिपेयर हो गया है तो उसके बाद में उस लाइन से नीचे इसको हम अकोमोडेट करते हैं, इन आइटम्स को डालते हैं। ठीक है, तो अगर जो ऊपर हो रही होती है वो तो सारी कौन सी होंगी, ऑटोनोमस, क्योंकि ये खुद से हो रही हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अबव द लाइन। और जो नीचे हमें एडजस्ट करने के लिए करनी पड़ रही हैं वो कौन सी हैं, अकोमोडेटिंग, इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे, बिलो द लाइन आइटम। ठीक है, उसके बाद ऑटोनोमस आइटम्स में कौन सी होती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वे सब। ठीक है, इसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट चलता है गुड्स और सर्विसेज का, वो सब आइटम्स सभी आती हैं इसके अंदर। और अकोमोडेटिंग में जैसे कि बोरोइंग्स और लैंडिंग्स, ये सब इंक्लूड की जाती हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है सी। इसमें क्या आता है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस मेड इंडिपेंडेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। मीन्स ऑटोनोमस में वो ट्रांजैक्शन आती है जिन्हें बैलेंस ऑफ पेमेंट से कोई मतलब नहीं होता, बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखे बिना ही ये चल रही होती, इनकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट अप्स या डाउन्स में जाता है। ठीक है, और उसे ठीक करने के लिए हम अकोमोडेटिंग का यूज करते हैं। ओके, आगे है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, देखिए, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अब्रोड, ये किस में आता है, ये करंट में आता है जो कि विजिबल है। उसके बाद सेल ऑफ सर्विस अब्रोड, ये क्या है, इनविजिबल है, ये भी किस में आता है, करंट में आता है। फिर वर्कर्स रिमिटेंस, ये क्या था, यूनिलेटरल था, ये किस में आता है, करंट में। बचा क्या, फोर्थ, जिसमें क्या है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी कैपिटल, तो ये किस में आएगा, कैपिटल अकाउंट में। तो राइट आंसर क्या हो गया, फोर्थ। ठीक है, उसके बाद है, ए कंपनी लोकेटेड इन इंडिया रिसीव्स ए लोन फ्रॉम ए कंपनी लोकेटेड अब्रोड। मीन्स इंडिया में एक कंपनी है, उसने अब्रोड से लोन लिया है। हाउ इज दिस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। देखिए, ना तो ये विजिबल है, ना ये इनविजिबल है, और ना ये यूनिलेटरल है। मीन्स ये करंट अकाउंट की आइटम तो है ही नहीं, तो करंट अकाउंट हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर है, ये कैपिटल अकाउंट की आइटम है, इतना हमें समझ में आया। अब ये कैपिटल अकाउंट की है तो ये क्या क्रेडिट होगी या डेबिट होगी। देखिए, क्योंकि हम ले रहे हैं, रिसीव हो रहा है, और रिसीव होने वाली आइटम्स कहाँ जा रही हैं, हमारी क्रेडिट में जाती हैं, क्योंकि क्रेडिट व्हाट कम्स इन, हम क्रेडिट में डाल रहे हैं, डेबिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर, सी। उसके बाद है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए, बोला है, अकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ द ट्रेड आर अंडरटेकन इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस इन बीओपी। अभी हमने देखा अकोमोडेटिंग का यूज ही इसीलिए किया जा रहा है ताकि आप बीओपी को मेंटेन कर सके, बैलेंस कर सकें। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब ये करेक्ट है। उसके बाद है, बोरोइंग्स बाय गवर्नमेंट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक टू फाइनेंस द बीओपी डेफिसिट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। ये कह रहा है कि अगर वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया है तो आप उसको कैपिटल अकाउंट में शो करोगे, बिल्कुल करेंगे, ये असिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद ऑटोनोमस आइटम्स आर ऑल्सो नोन एज बिलो द लाइन आइटम। आपको याद हो ही गया होगा कि ऑटोनोमस तो ऊपर होती हैं, तो ये बिलो द लाइन नहीं होंगी, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। तो राइट क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट। ओके, उसके बाद यस फ्रेंड्स, इतना ही है आज के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।